नमस्कार, स्वागत है आपका फेडरल देश में। मैं हूं नीलू व्यास। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के जम्बूरी मैदान में लोकमाता देवी अहिल्याबाई महिला सशक्तिकरण महासम्मेलन कार्यक्रम में शामिल हुए और मध्य प्रदेश को कई सौगातें उन्होंने दी। उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं से मध्य प्रदेश में सुविधाएं बढ़ेंगी, विकास को गति मिलेगी और रोजगार को नए अवसर सृजित होंगे। उन्होंने अपने संबोधन में लोकमाता अहिल्याबाई होलकर के ऐतिहासिक योगदान को रेखांकित किया। सभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि आज लोकमाता अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जन्म जयंती है और 140 करोड़ भारतीयों के लिए ये अवसर प्रेरणा का है। राष्ट्र निर्माण के लिए हो रहे भगीरथ प्रयासों में अपना योगदान देने का है और उन्होंने देवी अहिल्या माता का जो इम्पोर्टेंस है वो बताया। लेकिन साथ में वो ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बोलने से नहीं चूके। ऑपरेशन सिंदूर के बारे में उन्होंने क्या कहा? उन्होंने ये कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अब वो एक बहादुरी का एक प्रतीक है और उन्होंने साथ में ये कहा कि जो हमारी महिलाएं हैं उनका एक सशक्तिकरण का प्रतिबिंब है सिंदूर। और उन्होंने साथ में ये भी कहा कि हनुमान जी भी सिंदूर लगाते थे और इसी सिंदूर को लेकर हम उन्होंने ये नहीं कहा कि हम घर घर जाएंगे, लेकिन उनकी बातों से ये जरूर लगा कि अब सिंदूर को एक राजनीतिक हथियार के रूप में बीजेपी यूज करेगी ताकि लोगों का मोबिलाइजेशन कर सके और लोगों तक संदेश पहुंचा सके। अब उन्होंने क्या कहा एग्जैक्टली मैं उनको कोट कर रही हूँ। ऑपरेशन सिंदूर पर उन्होंने कहा कि पहलगाम में आतंकियों ने केवल भारतीयों का खून ही नहीं बहाया, उन्होंने हमारे संस्कृति पर प्रहार करने की कोशिश की है, उन्होंने हमारे समाज को बांटने की कोशिश की है। आतंकवादियों ने भारत की नारी शक्ति को चुनौती दी है। ये चुनौती आतंकवादियों और उनके आकाओं के लिए काल बन गई है। ऑपरेशन सिंदूर आतंकवादियों के खिलाफ भारत के इतिहास का सबसे बड़ा और सफल ऑपरेशन है। जहां पाकिस्तान की सेना ने सोचा तक नहीं था, वहां आतंकी ठिकानों को हमारी सेना ने मिट्टी में मिला दिया। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि मैं मां भारती और देश की माताओं, बहनों और बेटियों को प्रणाम करता हूं। आज यहाँ इतनी बड़ी संख्या में माताएं, बहनें, बेटियां हमें आशीर्वाद देने आई हैं। उनके दर्शन से मैं धन्य महसूस कर रहा हूं। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि अब भारत का एक एक नागरिक कह रहा है, अगर तुम गोली चलाओगे तो मानकर चलो, गोली का जवाब गोले से दिया जाएगा। तो ये उनके टोन, जो आज का भाषण था ये उनकी टोन थी। लेकिन जिस तरह से सिंदूर को और ऑपरेशन सिंदूर का जो राजनीतिकरण है, पर ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल उसको एक हथियार के रूप में अब आगे भी इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि ये तो कहा ही जा रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। हमारे साथ दो खास मेहमान हैं, कुमुदनी पति जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं और उन्होंने फेडरल के लिए अभी हाल में एक आर्टिकल भी लिखा था बहुत अच्छा सिंदूर पर ही। आपका बहुत बहुत स्वागत है कुमुदनी जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। सिद्धार्थ शर्मा हमारे साथ है, शुक्रिया। मीडिया एनालिस्ट, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और कुमुदनी से मैं शुरू करूंगी कि कुमुदनी, जिस तरीके से आज अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जो जन्म जयंती थी, उस पर प्रधानमंत्री मोदी ने बोला कि ये महिला सशक्तिकरण का सिंबल है और हमारी महिला शक्ति को चुनौती दिया आतंकवादियों ने। ये बातें प्रधानमंत्री कहकर क्या साबित करने की कोशिश कर रहे हैं? नीलू जी, मैं भी थोड़ा हैरान हुई क्योंकि इससे पहले मैंने सुना था कि घर घर सिंदूर अभियान चलने वाला है और फिर 2 दिन बाद ही मुझे पता चला कि ये अभियान रद्द कर दिया गया है। तो अब जो बात हो रही है कि महिला शक्ति को चुनौती दी है ये आतंकवादियों ने, तो मुझे तो लग रहा है कि आतंकवादियों ने हमारे स्टेट को, हमारे देश को सबसे बड़ी चुनौती दी है, उसकी सुरक्षा व्यवस्था को सबसे बड़ी चुनौती दी है कि आप अभी तक हमको पकड़ नहीं पाए हैं, आप न पकड़ पाएंगे हमको, और हम इस तरह से गतिविधियां अपनी जारी रखेंगे और इस तरह से हम गतिविधि करके आराम से चले जाएंगे। एक एक घंटे हम इस तरह की कार्रवाइयों में अपने आराम से बंदूकों का इस्तेमाल करेंगे और हम आराम से चले जाएंगे, और आपकी जो सुरक्षा व्यवस्था है वो इतनी कमजोर है कि आप हमारा कुछ नहीं कर पाएंगे। अब ये कहा जा रहा है कि बहुत ज्यादा ये किया गया, हमारे देश की तरफ से बहुत जबरदस्त हमला किया गया, उनके ठिकानों पे हमला किया गया। ये सब तो बाद की बात हुई ना। पहले जो करना चाहिए था कि जहाँ पे हजारों टूरिस्ट जाते हैं उस जगह को सुरक्षित रखना चाहिए था, जिससे कि
जो सैलानी वहां जाते हैं उनके लिए कुछ व्यवस्था हो सके। और उस व्यवस्था को ना करके अब जो शौर्य की बात हो रही है कि ये एक शौर्य की निशानी है, तो ये महिलाओं के लिए शौर्य की निशानी है कि उनके पति वहां ढेर हो जाएं, मार दिए जाएं, और उनके बॉडीज के ऊपर अब तो ये हो रहा है ना कि महिलाओं के ही शरीर पर ये युद्ध का जय घोष हो रहा है। मतलब मैं तो यही कहूंगी कि युद्ध का जय घोष उनके बॉडीज के ऊपर हो रहा है। तो ये तो शौर्य की बात मेरे लिए तो नहीं है, ये तो बहुत दुख की बात है, बहुत ही ट्रेजिक ये बात है। तो अब ये कैसे इसको कहा जा रहा है, और इसमें जो हिमांशी नरवाल थी जिनके पति को दिखाया जा रहा था कि वो बगल में लेटे हुए हैं, ढेर हो गए हैं, और हिमांशी बगल में बैठी हुई हैं और वो रो रही हैं, लाल चूड़ियां पहनी हुई हैं, वो नई नई शादी उनकी हुई है। तो वो उन्होंने खुद कहा कि मैं नहीं चाहती हूँ कि इसका राजनीतिकरण हो, मैं नहीं चाहती हूँ कि इसको लेकर के हिंदू मुस्लिम और कश्मीरी ये सब बंटवारा हो, मैं चाहती हूँ कि शांति हो और जिन लोगों ने गलत किया है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। उन्होंने अपने शब्दों में यही बात कही, लेकिन उसके बाद उनके खिलाफ पूरा एकदम जोर शोर के साथ ये सैफरन वाले वो लग गए एकदम। उनके खिलाफ तो इतना विलिफिकेशन हुआ, इतना खराब एक अभियान चलाया गया उनके चरित्र हनन का कि जिसकी तो कल्पना नहीं की जा सकती थी। फिर हमने देखा कि कर्नल कुरैशी जो कि अपडेट्स दे रही थी, उनके बारे में मध्य प्रदेश का एक मंत्री आराम से ये बोल के चला जाता कि वो आतंकवादियों की बहन है। तो आप अगर भोपाल गए हैं तो इसका जवाब आप देंगे कि आपकी ही कर्नल के बारे में इस तरह का वाक्य कोई बोल के निकल जा रहा है और उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। आराम से लोग वो हमारे आर्मी की ही एक हिस्सा हैं और वो मुसलमान है, वो मुसलमान है इसलिए उसको आप टेररिस्ट की बहन बोल दीजिएगा, कुछ भी बोल करके आप निकल लीजिएगा। तो ये इन चीजों को जब रोका नहीं जा रहा है, प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी होती है कि इस तरह की बातों को वो रोकें, या जिस तरह से मीडिया चैनल्स ने इस पूरे वॉर मॉन्गरिंग में एक तरह से अपनी भूमिका निभाई, गोदी मीडिया ने, उसको भी प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी होती है कि ऐसी चीजों को रोकें, ऐसी चीजों को आगे ना बढ़ने दें, क्योंकि इससे पूरे देश का माहौल खराब होता है। तो मेरा तो यही कहना है कि सिंदूर को इस तरह से इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए, और सिंदूर एक बहुत ही व्यक्तिगत मामला है, और उसमें भी हिंदू महिलाओं का, जिसमें कि हिंदू महिलाओं का एक छोटा सा हिस्सा, बहुत बड़ा हिस्सा भी नहीं है वो जो सिंदूर लगाता है, और मुस्लिम महिलाएं तो नहीं लगाती हैं, सिख महिलाएं नहीं लगाती हैं, साउथ में बहुत महिलाएं नहीं लगाती हैं। तो सिंदूर को इस तरह से आप कह रहे हैं कि पूरे देश के लिए सिंदूर, तो पूरे देश के लिए तो नहीं है और सारी महिलाओं के लिए भी नहीं है। और इसको आप राजनीतिक इस्तेमाल, राजनीतिक क्या, हम तो कहेंगे कि ये वोट के लिए इस्तेमाल है, क्योंकि अभी बिहार का चुनाव है, तो बिहार के चुनाव के लिए आप इस्तेमाल करना चाहते हैं इसको। ये गलत है, ये सरासर गलत है। ठीक है। अब मैं सिद्धार्थ के पास आती हूँ कि सिद्धार्थ, आप मोदी जी की हर रैली पर हम लोग कुछ ना कुछ कार्यक्रम कर ही रहे हैं, अमूमन वो वही बातें कह रहे हैं, और जैसे-जैसे समय बीतता जा रहा है, सिंदूर का इस्तेमाल अलग-अलग तरीकों से हो रहा है। अब जैसे कि इस घर-घर सिंदूर की बात 3 दिन पहले हुई थी, उसके बाद उस कैंपेन को बीजेपी ने विथड्रॉ कर लिया, जब कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, ममता बनर्जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उसके बाद सिंदूर घर-घर सिंदूर कैंपेन को बीजेपी ने विथड्रॉ कर लिया। लेकिन सिंदूर अलग-अलग रूप में अब आगे नजर आएगा, चाहे वो रैलीज में हो, चाहे बीजेपी के कैंपेन्स में हो। तो बीजेपी असल में करना क्या चाहती है सिंदूर से? क्योंकि आज मोदी जी ने ये भी कहा कि देखिए, हनुमान भी सिंदूर लगाते थे, सिंदूर एक ताकत है, सिंदूर एक वैलर का सिंबल है, सिंदूर महिला सशक्ति का सिंबल है। तो ये सब जो बातें हो रही हैं, ये बातें मोदी जी करके उनके दिमाग में क्या है, वो क्या संदेश देना चाह रहे हैं? जी, मेरे ख्याल से पहलगाम हमले के बाद से ही भाजपा थोड़ी-सी कन्फ्यूज़्ड है और सीज़ फायर होने के बाद वो बौखला भी गई है। क्योंकि हुआ ये है कि सबसे पहले भाजपा राष्ट्रीय सुरक्षा के दम पर सरकार में आई, हम सबको पता है। आज लोग उनसे सवाल कर रहे हैं कि ऐसे में पहलगाम जैसा हमला कैसे हो गया? जब राष्ट्रवादी सरकार है, राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पे वोट लेके आई है
उसके राज्य में अगर पहलगाम जैसा आतंकवादी हमला हो गया तो लोगों के ज़हन में एक सवाल उठ गया। वो पहला सवाल है जिसके बारे में भाजपा ने अपनी चूक मान ली है। दूसरा, भाजपा अखंड भारत का हमेशा दम भरती है, हमें पता है। ऐसे में लोगों का सवाल है कि सेना ने जब पीओके और अखंड भारत दोनों को मुट्ठी में कर लिया था, तो भाजपा की सरकार ने सीज़ फायर मान के पाकिस्तान को राहत क्यों दे दी? तो जब अखंड भारत और पीओके दोनों भाजपा के ही प्रिय स्लोगन हैं, प्रिय नारे हैं, उस चीज़ को सेना ने सच कर दिया था, तो उस वैसे में सीज़ फायर मान के पाकिस्तान को राहत भाजपा ने सरकार ने कैसे दे दी? ये लोगों के मन में दूसरा सवाल है जिसके ऊपर भाजपा ने चुप्पी साध ली है। तो सुरक्षा चूक के मामले में चूक मान ली है और सीज़ फायर के मामले में चुप्पी साध ली है। तो इन दोनों का क्योंकि भाजपा के पास जवाब नहीं है, तो मेरे ख्याल से भाजपा थोड़ी-सी अभी बौखलाई हुई है, इधर-उधर भाग रही है। कभी वो कर्नल सोफिया कुरैशी के परिवार के ऊपर किसी से सवाल उठवा देती है, कभी सेना को किसी के सामने नतमस्तक करवा देती है, कभी घर-घर सिंदूर बाँटना शुरू करती है, अगले दिन कहती है कि नहीं-नहीं हम नहीं बाँटेंगे, ये तो फेक न्यूज़ है। मतलब ये कि मेरे ख्याल से भाजपा थोड़ी-सी बौखलाई हुई है, क्योंकि उसके हाथ से ये नैरेटिव चला गया है। ये नैरेटिव जो गया है वो भाजपा की अपनी गलती से गया है और हमें पता है कि भाजपा हो या कोई भी दूसरा राजनीतिक दल हो, हमेशा वो अवसरवादी होता है, ऑपर्च्युनिस्ट होता है। तो उसने देखा कि ऑपरेशन कुछ नहीं तो कम से कम ऑपरेशन ये इतना तो सबको सबको भारत के हर को पता है या दुनिया भर भी अब ये मान रहा है, दुनिया भर के दूसरे देश इवन मिलिट्री एनालिस्ट मान रहे हैं कि ये जो 80-85 घंटे का ऑपरेशन सिंदूर भारतीय सेना ने किया था, वो ऑपरेशन बहुत सफल ऑपरेशन था। उन्होंने सिर्फ़ आतंकवादी ठिकानों को ही नहीं ध्वस्त किया, उन्होंने अगर पाकिस्तान ने उसका जवाब भारत के ऊपर ड्रोन हमले करके किए, तो भारत ने उनके मिलिट्री इंस्टॉलेशन को भी काफ़ी क्षति पहुँचाई। तो पूरी दुनिया ये मान रही है कि इस 80-85 घंटे के ऑपरेशन में सेना ने भारतीय आर्म्ड फोर्स इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ने अपर हैंड गेन कर लिया था। इतना सबका मानना है। तो जब अपर हैंड गेन कर लिया था, वैसे समय में सीज़ फायर क्यों करना था भैया? भारत की संस्कृति में तो कहीं कर्ण जिस समय भाजपा की ही भाषा में अगर कहें तो कर्ण जिस समय कर्ण का रथ का चक्का फँस गया था और कर्ण निहत्था हो गया था, तब अर्जुन ने बाण चलाना थोड़े बंद कर दिया था। रावण जब घायल हो गया था, तो राम जी ने बाण चलाना थोड़े बंद कर दिया था। तो सबको पता है कि सीज फायर करने के बाद भारत सीज फायर डीजीएमओ के पाकिस्तान के डीजीएमओ के रिक्वेस्ट से हुआ या ट्रंप साहब के कहने पर हुआ, लेकिन माना तो भारत सरकार ने। सबसे लोगों के मन में सवाल है कि भारत सरकार ने ये सीज फायर माना ही क्यों? चाहे वो पाकिस्तान की ओर से ऑफर आया हो, चाहे ट्रंप साहब के कहने पे आया हो, चाहे ट्रेड के प्रेशर में हो, चाहे किसी पाकिस्तान का न्यूक्लियर ब्लैकमेल हो, कुछ भी हो, आखिर वो सीज फायर को भारत सरकार ने माना क्यों जब पीओके और अखंड भारत हाथ में था? तो ये क्योंकि इन दोनों सवालों का जवाब भाजपा के पास नहीं है, तो उसने सोचा कि कम से कम ऑपरेशन सिंदूर जो सेना का ऑपरेशन था, वो क्योंकि सफल हो गया था, उसके बारे में कहीं पर किसी भी लोगों किसी भी कोई भी व्यक्ति जो भारत के बाहर का भी है, यहाँ तक कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने भी परसों बोल दिया कि हम सुबह 4:30 बजे कुछ करना चाह रहे थे, उससे पहले भारत का ब्रह्मोस मिसाइल आके हमारे ऊपर गिर गया। तो मतलब भारत की सेना का जो ऑपरेशन सिंदूर का जो सक्सेस रेट था, वो इतना परफेक्ट था कि उसमें कहीं कोई मीन में कहीं कोई कमी नहीं रही। तो मेरे ख्याल से भाजपा को लगा कि कम से कम उसी को हम एप्रोप्रिएट कर लें, उसी को हम स्लोगन बना लें, उसी को हम कम से कम एक कैंपेन उठा लें। और हमको पता है कि बाकी भाजपा और भाजपा के जो प्रधान जी हैं उनमें थोड़ा-सा अंतर है। तो ध्यान में रखिएगा बाकी भाजपा के लोग ऑपरेशन सिंदूर में फँस गए। भारत के प्रधान जी ने ऑपरेशन और सिंदूर दोनों को अलग कर दिया, ऑपरेशन को निकाल दिया और केवल वो सिंदूर, सिंदूर, सिंदूर पे आ गए और जैसे ही देखा कि सिंदूर के मामले में महिलाओं के बारे में जब उन्होंने बात की तो खास करके उत्तर भारत की महिलाओं ने कह दी कि वन नेशन वन इलेक्शन तो हो सकता है लेकिन वन नेशन वन हस्बैंड तो नहीं हो सकता। सिंदूर तो हमको अपने पति से मिलेगा, दूसरे से तो लेंगे नहीं। तो जैसे ही बीजेपी को लगा बैकफायर कर रहा है, तो प्रधान जी ने आज बहुत अच्छे से थोड़ा-सा पिवट करने की कोशिश की कि नहीं-नहीं सिंदूर तो हनुमान जी भी उपयोग करते हैं। तो अगर हनुमान जी उपयोग करते हैं, अगर महिलाएं भी उपयोग करती हैं, सिंदूर को भारत के प्रधानमंत्री जी इतना भारत के संस्कृति का प्रतीक मान रहे हैं, तो बीजेपी बैकफुट पर जाके अब सिंदूर बांटने से पीछे क्यों हट रही है? उसको तो आगे-आगे बांटना चाहिए और आगे आना चाहिए। मतलब बीजेपी मेरे ख्याल से पूरी तरह से बीजेपी को क्योंकि पता है कि पहलगाम में उसने सुरक्षा चूक मान ली है, सीज़ फायर में उसने चुप्पी साध ली है। देश की जनता के मन में यही 2 सवाल हैं।
इन 2 सवालों का जवाब नहीं देके कम से कम ऑपरेशन सिंदूर जो सेना का सक्सेस था, उसको कम से कम हम अप्रोप्रिएट कर लें। किसी तरह वो हम बेचने की कोशिश करें, पैकेजिंग बदल दें, कभी वो महिलाओं के लिए बेचने की कोशिश करें, कभी महिला नहीं तो हनुमान जी के नाम पे बेचने की कोशिश करें। वो एक डेस्परेट, मेरे ख्याल से इंग्लिश में जिसे कहते हैं डेस्परेट मेजर है, और मेरे ख्याल से वो थोड़ा-थोड़ा जहां तक मेरी समझ है एनालिस्ट के नाते, समीक्षक के नाते बीजेपी को बैकफायर कर रहा है। इसीलिए बीजेपी उस पर एक क्या कहते हैं, एक कंसिस्टेंट स्टैंड पे नहीं आ रही है। ना तो बीजेपी आ रही है और न ही प्रधान जी एक कंसिस्टेंट स्टैंड ले पा रहे हैं। कभी वो ऑपरेशन सिंदूर के बारे में खुद बोलते हैं, कभी कहते हैं कि किसी को नहीं बोलना चाहिए, कभी कहते हैं वो महिलाओं की का प्रतीक है, कभी कहते हैं वो हनुमान जी का प्रतीक है। इसका मतलब है कि बीजेपी थोड़ा कंफ्यूज्ड है, वो कंसिस्टेंट स्टैंड नहीं ले पा रही है। और मेरे ख्याल से बीजेपी को भी ये रियलाइजेशन है, उसको भी एहसास है कि लोगों के मन में 2 ही सवाल हैं। एक, पहलगाम क्यों हुआ जिसके ऊपर भाजपा चुप है, दूसरा है कि सीज फायर क्यों किया जिसके ऊपर की भाजपा चुप है और पहलगाम के ऊपर अपनी चूक मान ली है। एक में चूक मान ली है, दूसरे में चुप्पी साध ली है। बीजेपी के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट सिचुएशन हुआ, इसीलिए ये कंफ्यूज्ड, मतलब रोज एक नया नैरेटिव देने की कोशिश कर रहे हैं। कभी महिलाओं को लिए सिंदूर बोलते हैं, कभी वो हनुमान जी के लिए सिंदूर बोलते हैं, कभी वो कहते हैं कि भारत की अस्मिता का सवाल है। तो एग्जैक्टली वो क्या है करके वो मतलब पिन पॉइंटेड एक्यूरेट प्रेसिशन मैसेजिंग नहीं हो पा रहा है बीजेपी से, मुझे ऐसा लग रहा है। अब मैं कुमुदनी जी से पूछूंगी कि कुमुदनी जी, आपको क्या लग रहा है कि क्या महिला वोटर जो है उसके लिए सिंदूर कितना बड़ा सिंबल है, और अगर वोट भी कैच करने की, ये वोट बटोरने की एक अगर ये तरीका है या टैक्टिक्स बीजेपी इस्तेमाल कर रही है, ये कितनी सफल होगी? क्या महिलाएं, क्योंकि कई लोग बोलते हैं कि अरे महिलाओं के पास अगर आप सिंदूर लेकर बीजेपी के लोग ऐसे जाएंगे तो वो गुस्सा कर सकती हैं, फटकार सकती हैं कि भाई आपको कौन हक दे दिया कि आप हमारे पास सिंदूर लेकर आ जाइए। तो महिलाओं में इसका क्या इम्पैक्ट दिखेगा आपको? आपको लगता है कि भाई जो पढ़ी लिखी महिलाएं हैं वो उसको हो सकता है सवाल करें, लेकिन जो ज्यादातर, जो बल्क ऑफ द वुमेन है, ज्यादातर जो संख्या है महिलाओं की, वो कैसे लेगी? क्या वो इसको एक सशक्तिकरण के रूप में और मोदी जी हमारे लिए सिंदूर लाए हैं, या इस तरह से एक देखा जाएगा इसका यूफोरिया क्या वुमेन वोटर्स में बन सकेगा? देखिए, पहली बात तो जो सिद्धार्थ जी ने अभी कहा उसको ही मैं आगे बढ़ाऊं अगर, तो उससे तो ये साबित हो रहा है कि कहीं ना कहीं ये बैकफायर कर गया है। ये शुरू होने से पहले, 9 जून को शुरू होने वाला था, ये शुरू होने से पहले ही इनको पीछे हटना पड़ा है। इसके पीछे सिर्फ यही कारण नहीं हो सकता है कि कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की या ममता बनर्जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ये कहीं ना कहीं जनता के बीच से ये सवाल उठ रहे हैं, और जनता में महिलाएं, खास करके जो मैंने बिहार में महिलाओं से बात की, उनका ये कहना है कि भाई महिलाओं के पल्लू के पीछे छिप के राजनीति क्यों करना चाहते हैं। उनका सवाल है बीजेपी से कि महिलाओं के पल्लू के पीछे छिप के तुम बंदूक चलाना चाहते हो तो क्यों। तो अब यहाँ पे बात आती है कि औरतें सशक्तिकरण की जहां तक बात है, तो जो महिलाएं थी जिन्होंने अपने पतियों को खोया इस पूरे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, उनके घर तो कोई नहीं गया, उनसे तो मिलने नहीं गए लोग। यहाँ तक कि हमारे जो प्रधान सेवक हैं वो भी नहीं गए उनके यहाँ मिलने के लिए। दूसरी बात कि जहां तक सशक्तिकरण की बात है, तो हम देख रहे हैं कि महिलाओं का लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, उनकी जो कार्य शक्ति में भागीदारी है वो घटी हुई है, वो सिर्फ 1/3 है, 33% पे अटकी हुई है, और उससे हम आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं उसको। महिलाओं की स्थिति इतनी खराब हो गई है कि उनके रक्त अभाव, जिसको कहते हैं अनीमिया मेडिकल लैंग्वेज में, अनीमिया से ग्रस्त हो रही हैं महिलाएं। 57% महिलाएं अनीमिया ग्रस्त हैं, और हम देख रहे हैं कि उनके साक्षरता का रेट भी नेशनल लेवल से बहुत कम है, तो 65% साक्षरता है। तो आप इस स्थिति में महिला सशक्तिकरण किस चीज को कहते हैं? महिला सशक्त तो तब होगी ना जब उसकी शिक्षा में हिस्सेदारी बढ़ेगी, उसके रोजगार में हिस्सेदारी बढ़ेगी, उसके तमाम सामाजिक जो मुद्दे हैं, जैसे अभी बृजभूषण शरण सिंह का मामला आया सामने, तो हमने देखा कि किस तरह से महिला स्पोर्ट्स वुमेन, जिन्होंने हमारे देश को प्राउड किया, इन्होंने हमारे देश का सर ऊंचा किया, उन लोगों के साथ कैसा व्यवहार किया गया और रिटेन कर लिया गया। बृजभूषण जी के खिलाफ तो कुछ नहीं हुआ,
फाइनली। तो इस तरह की चीजों से लगता है कि महिलाओं का सशक्तिकरण तो कम हो रहा है, महिलाओं पर अत्याचार बढ़ रहे हैं। अभी आपने सुना होगा जो बीएचयू में घटना घटी थी बलात्कार की, जो आईआईटी बीएचयू की छात्रा थी, उसके साथ घटना घटी थी, उसमें भी सब छूट गए हैं, इन लोगों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं होता है। तो लोग तो सवाल पूछ रहे हैं ना कि सशक्तिकरण से कहने का मतलब आप इस्तेमाल करेंगे, महिलाओं के तमाम जो सिंबल्स हैं उसको इस्तेमाल करेंगे, लेकिन जब आपके नैरेटिव में वो चीजें फिट नहीं होंगी, आपका जो पुरुष सत्तात्मक नैरेटिव है उसमें जब फिट नहीं होंगी, तब आप महिलाओं को फिर नीचे गिराने लगेंगे। फिर आप जैसे कुरैशी, कर्नल कुरैशी के खिलाफ जिस तरह की बातें हुई, नेहा सिंह राठौर के खिलाफ जिस तरह से एफआईआर हुआ, और जो लखनऊ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं माधुरी काकोटी, उनके खिलाफ जिस तरह से कार्रवाई हुई और उनको शो कॉज नोटिस यूनिवर्सिटी की तरफ से दी गई, तो ये सारी चीजें तो बता रही हैं कि महिलाओं का सशक्तिकरण नहीं हो रहा है, बल्कि उनको धीरे धीरे कमजोर किया जा रहा है, उनकी शक्ति को कम किया जा रहा है। तो मैंने तो सुना कि बहुत सारे नारीवादी संगठनों ने पाकिस्तान में और हिंदुस्तान में मिल के इसके खिलाफ एक बयान जारी किया, और उस बयान में उनका ये कहना था कि महिलाएं शांति की दूत होती हैं, महिलाएं हमेशा शांति चाहती हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि जब युद्ध होगा तो सबसे ज्यादा उनको खोना पड़ेगा, बलात्कार उनके साथ होंगे, उनकी बेटियां उठा ली जाएंगी, उनको मालूम है युद्ध का मतलब क्या होता है, उनके घर के पुरुष मार दिए जाएंगे। तो औरतें हमेशा शांति के लिए, शांति के पक्ष में होती हैं, और इसलिए हमें तो लगता है कि वार्ता के लिए जाना बेहतर ऑप्शन हुआ होता, डायलॉग करना बेहतर ऑप्शन रहा होता, बजाय इसके कि हम अपना सीना चौड़ा करके कहें कि हमने ये मार दिया और गोली के बदले में हम गोला मारेंगे। ये सब जो है वाक चातुरी, ये ज्यादा लंबा नहीं चलेगी, और ये बिहार के चुनाव में बिल्कुल भी कामयाब नहीं होगी, क्योंकि बिहार की महिलाएं इतनी समझदार हैं, उनको ये सारी बातें समझ में आ गई हैं, और वो पूछ रही हैं कि कोई दूसरा व्यक्ति, कोई आदमी आके हमारे घर में हमको सिंदूर पकड़ाएगा तो हम क्यों लेंगे? सिंदूर हमारे पति और हमारे बीच का मामला है, और वो हम जब विवाह होता है हमका हमारा, तो वो विवाह का एक चिन्ह है हमारा, इसके अलावा कुछ नहीं है, उसका राजनीतिकरण नहीं किया जाना चाहिए। तो अभी अगर जाएं, पता नहीं जाएंगे कि नहीं, कुछ लोग कह रहे हैं कि फिर भी जाएंगे, अगर घर घर जाएंगे तो इनको बहुत झेलना पड़ेगा, बहुत ही ज्यादा झेलना पड़ेगा। आप कह रही हैं कि झेलना पड़ेगा बीजेपी को, लेकिन हाँ, बहुत झेलना पड़ेगा। हाँ, लेकिन सिद्धार्थ, अंत में आपसे कमेंट लूंगी कि बीजेपी अब आपको क्या लग रहा है किस किस फॉर्म में सिंदूर को लेकर अब आगे बढ़ सकती है? क्योंकि बीजेपी के नेता तो बिल्कुल आश्वस्त है कि सिंदूर एक वैलर का प्रतिबिंब है, बहादुरी का प्रतिबिंब है, महिला सशक्तिकरण का प्रतिबिंब है, बदले की भावना उससे जगती है कि देखिए हमारे पास जो हमारी हिंदू महिलाएं थी उनके पति को मार डाला गया, उसके बदले का एक प्रतिबिंब है। अब इस सारी ये जो एक पूरा एक मिला जुला जो एक समागम राष्ट्रवाद का बीजेपी बनाने की कोशिश कर रही है, ये कितना दूर आगे तक लेके जा पाएगी? क्योंकि अभी बिहार चुनाव में टाइम है, और कोई भी इशू आजकल बहुत ज्यादा लंबा नहीं चलता है, कैसे खींचेगी बीजेपी बीजेपी उतना लंबा? जैसे जहां तक मेरी समझ है, भाजपा राष्ट्रवाद पर कम और अच्छे मतलब कर्णप्रिय नारे अच्छे बनाती थी, इसीलिए वोटर उसके तरफ स्विंग करता था। लेकिन मेरे ख्याल से 2024 का जो लोकसभा चुनाव था पिछले साल का, उसने बता दिया कि ये देश अब नारों से, जुमलों से, कर्णप्रिय मतलब तुकबंदी से शायद लोग अब ऊब गए हैं। ये 2024 के चुनाव में देखा, भाजपा ने बहुत अच्छा नारा दिया था। नारे के नाते आप में सिर्फ नारा के नाते देखिए, अब की बार 400 पार, जिस पार्टी को 300 सीटें हैं और वो कहे कि अब की बार 400 पार, इस बीच में उसने अयोध्या में राम मंदिर बना दिया, 370 हटा दिया, तो 400 अब की बार 400 पार का नारा बहुत ही सुनने में भी अच्छा लग रहा था। और वो क्या कहते हैं, वो एक मैसेज दे रहा था, एक पॉजिटिव मैसेज दे रहा था। लेकिन इस देश की जनता ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, बहुत सारे भाजपा के लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया। भाजपा के ही वोटर इस बार भाजपा का साथ छोड़े, चाहे वो अयोध्या में छोड़े हो, चाहे चित्रकूट में छोड़े हो, हम सबको पता है। तो इसका मतलब ही यह है कि ये देश अब जुमलों से शायद नहीं चल रहा है, और ऑपरेशन सिंदूर के सिंदूर नाम को भुनाने की जो भाजपा की कोशिश है, वो भी एक एक जुमले को भुनाने की कोशिश है। वो ऑपरेशन सिंदूर इन्होंने तो नहीं बनाया था। दुनिया ने सबसे पहले ऑपरेशन सिंदूर का नाम कब सुना था, किससे सुना था? 7 मई को सुना था, कर्नल सोफिया कुरैशी से सुना था,
और वो भारतीय सेना की थी। उसके अगले 3 दिन तक एक भी तो भाजपा के राजनेता टीवी पर नहीं आए थे। ऑपरेशन सिंदूर क्या है करके तो भारत की कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह हमको समझा रही थी। तो जो चीज आपकी नहीं है, आप अगर उसको हड़पना चाहिएगा, मेरे बच्चे को आप अपना बच्चा बनाना चाहिएगा, तो वो तो एक तरह से किडनैपिंग हो जाती है ना। तो मेरे ख्याल से भाजपा को थोड़ा सा कंफ्यूज्ड है अभी वो अभी भी समझ रही है कि मैं कोई एक अच्छा नारा दे दूं या किसी लोगों के बीच में कोई एक कर्णप्रिय बहुत अच्छा तुकबंदी दे दूं, उससे काम हो जाएगा। तो सिंदूर के मामले में भी उसने हाथ लगाया, लेकिन उसको शायद अब अनुभव हो रहा है, शायद एहसास हो रहा है कि ये इतना आसान नहीं है। और वो आसान ऑपरेशन सिंदूर के बाद नहीं है, ऐसी बात नहीं। मेरे ख्याल से 2024 के चुनाव में ही एक क्या कहते हैं शिफ्ट, टैक्टिकल शिफ्ट आया है। भारत का जो एवरेज वोटर है, भारत के जो औसत वोटर है, वो अब 2014 से 24 तक जिस तरह के वो नारों में जाता था, अब की बार मोदी सरकार, अच्छे दिन आएंगे, मास्टर स्ट्रोक है, कुछ कर रहे हैं तो सोच समझ के ही कर रहे होंगे, तो इस तरह के कुछ जो जुमले थे जो कि दुनिया भर में चल रहे थे, विश्व गुरु हैं, भारत विश्व गुरु है, तो ये सब जुमले अब शायद 2024 के बाद नहीं चलेंगे। ये जनता ने तो समझ लिया है। भाजपा को शायद ऑपरेशन सिंदूर के बाद इसकी गहराई और गंभीरता अब समझ में आ रही है। फिर भी क्योंकि वो आदत से लाचार है, वो जानती है कि ऑपरेशन सिंदूर एक ऐसा नाम है जो कि हर घर में, कम से कम हिंदुस्तान के हर घर में ऑपरेशन सिंदूर का लोग जानते हैं, तो उसको किसी भी तरह से भुनाने की कोशिश करे। अरे महिला नहीं तो कम से कम हनुमान जी का नाम लेके पुरुष से ही भुनाने की कोशिश करे। ये एक तरह से आप इसको बहुत सिंप्लीफाई करके अगर बोलूं तो, अगर अच्छे बैट्समैन किसी टीम के ऊपर से 6-7 बैट्समैन आउट हो जाते हैं, तो नीचे का बैट्समैन क्या करता है, किसी तरह रन बनाने की कोशिश करता है। बस वो बल्ला घुमा रहा है, तीर लगे, तुक्का लगे, आउट हो जाए, नहीं तो आउट हो जाए, नहीं तो चौका छक्का लग जाए तो मैच जीत जाए। लेकिन उसमें कोई क्या कहते हैं प्लान्ड और योजनाबद्ध तरीके की रणनीति नहीं रहती है। वो एक क्या कहते हैं फ्रस्ट्रेटेड और परेशान बौखलाया हुआ बैट्समैन जो बैटिंग करता है, वो बस बल्ला घुमा रहा है, लग गया तो चौका लग गया, नहीं लगा तो आउट भी हो गया। तो इस तरह की स्थिति भाजपा की है मेरे ख्याल से ऑपरेशन सिंदूर को लेकर। देखते हैं कि बीजेपी किस तरीके शायद से कुमुदिनी जी कुछ कहना चाह रही थी, शायद कुमुदिनी जी कुछ कहना। जी जी बोलिए मैम। नहीं, मैं ये कहना चाह रही थी कि देखिए असली टेस्ट तो जब अभी बिहार में हुआ कि अभी एक रोड शो हुआ था मोदी जी का, तो मुझे खबर मिली पत्रकारों से कि वहां पर उनकी गाड़ी का शीशा नहीं खुला, शीशा खोला नहीं गया। लोग दोनों तरफ बहुत ज्यादा लोग नहीं थे, लेकिन जो भी लोग सड़क के आर पार खड़े हुए थे वो देख रहे थे कि फूल बरसाए जा रहे थे गाड़ी के ऊपर, लेकिन गाड़ी का शीशा नहीं खुल रहा था। जबकि रोड शो का मतलब होता है कि जनरली जो भी रोड शो करता है वो खुली गाड़ी में खड़े होकर के लोगों को हाथ हिलाते हैं, वेव करते हैं, नमस्कार करते हैं, उनका स्वागत करते हैं। तो ये जो भय आ गया है, जो भय सता रहा है, कहीं ना कहीं ये तो लग रहा है कि एक डर भी है कि लोग इसको किस तरह से ले रहे हैं। अभी आई थिंक बीजेपी श्योर नहीं है, बहुत पक्का उसके दिमाग में नहीं बन पा रहा है कि ये सही बैठा है जो हमने किया या गलत बैठा है। इसका असर जनता पे क्या है वो खुद ही भांप नहीं पा रहे हैं। इसीलिए अब इनके कार्यकर्ता जब जाएंगे नीचे, लोगों से मिलेंगे और उनसे जब सुनेंगे उनका प्रतिकार, तब उनको समझ में आएगा और फिर शायद प्रधानमंत्री जी को वो बताएं। और अगर गुड सेंस, अगर उनको सद्बुद्धि आती है तो वो समझें कि इस तरह की जुमलेबाजी हर बार नहीं चलती है। यही मैं कहना चाह रही हूँ। हाँ, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। कुमुदनी जी, सिद्धार्थ, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।